हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डिलीवरी के बाद, चाहे आपकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई हो या आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ हो। डिलीवरी के बाद, बच्चे के जन्म होने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है। अक्सर हॉस्पिटल की जर्नी हम समझते हैं जब तक हमारी डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट होती है, या जब हमें लेबर पेन स्टार्ट होता है, या फिर जब हम किसी कारणवश इलेक्टिव या इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन लेते हैं, तब तक की होती है। एक्चुअली आपके मदरहुड की जो जर्नी है वो डिलीवरी के बाद भी 6 महीनों तक चलती है। कहते हैं कि मदरहुड की पूरी जर्नी लेडी प्रेग्नेंट होने के 2-3 महीने पहले से शुरू होती है और थ्रू आउट प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद भी 6 महीने तक उनकी वो मदरहुड की जर्नी चलती है। मदरहुड की जर्नी से मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं। ये जो तकरीबन 1-1.5 साल का जो पूरा जर्नी है, इसमें आपके बॉडी में तो बहुत सारे फिजिकल आप देख पाए ऐसे चेंजेस होते हैं, उसके साथ साथ आपके इमोशनल लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो सिर्फ आप ही अच्छे से नोटिस कर पाते हैं। तो डिलीवरी के बाद आपका काम पूरा नहीं होता। कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद आपका रियल वर्क स्टार्ट होता है। ऑफ कोर्स बच्चे के पैदा होने के साथ हमेशा बेबी हमारा प्रायोरिटी रहता है, पर बेबी को प्रायोरिटी देते वक्त हम कई बार अपने बॉडी की केयर नहीं करते और जिसके इफ़ेक्ट्स फिर लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अगर डिलीवरी के बाद आपने अपने बॉडी का पूरा अच्छे से ध्यान नहीं रखा है, तो कई लोग कहते हैं कि मुझे तो ये बच्चे की डिलीवरी के बाद कंटिन्यूस ये पेन रह गया है, मुझे कंटिन्यूस ये कमर का दर्द रह गया है, मुझे मासिक की जगह पे प्राइवेट पार्ट्स में हमेशा पेन होता है। ये सब चीज़ें होती क्यों है? क्योंकि डिलीवरी के बाद आप अपनी केयर नहीं करते, आपकी प्रायोरिटी सिर्फ बच्चा ही बन जाता है। मेरी ये सलाह है कि ऑफकोर्स बेबी तो हमारा प्रायोरिटी है ही, बट अपने आप को उतना ही प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप को भी समझिए। तो आइए हम बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद कौन कौन सी मेन कंप्लेंट्स होती हैं और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है, ऑब्वियसली बच्चा जब मासिक की जगह से बाहर निकलता है, तब जो मासिक की जगह है वो 10 सेंटीमीटर जितनी स्ट्रेच होती है। तो कई बार आपको अगर टीयर हुआ है, अगर आपकी जो मासिक की जगह की चमड़ी है वो फटी है, या फिर डॉक्टर को एपिजोटॉमी देनी पड़ी है, यानी आपको मासिक की जगह पे एक चीरा लगा के फिर बच्चे को डिलीवर करवाया है, चाहे बच्चे की डिलीवरी वैक्यूम हो या नेचुरली हुई हो, पर अगर आपको नीचे की जगह पे किसी भी तरीके के कोई भी टाँके आए हुए हैं, तो कई बार मासिक की जगह दर्द रहता है और ये जो टाँके हैं वो हील होने में मिनिमम 2 to 3 वीक्स लेते हैं। 1 वीक तक में डॉक्टर वापस जब आपको बुलाते हैं, तब सिर्फ आपकी चमड़ी जुड़ी होती है। अंदर से प्रॉपर हीलिंग आना, सब स्नायुओं का एक दूसरे से वापस कनेक्शन होना, अंदर की जो फैट की लेयर्स है, म्यूकोजा की लेयर है, चमड़ी की जो लेयर है, इन सब की प्रॉपर हीलिंग एंड उसका स्ट्रेंथ आना, ये मिनिमम 2 to 3 वीक्स तक चलता है। सो 2 से 3 वीक तक आपको मासिक की जगह पे कई कबार दर्द होगा, कभी कभार स्वेलिंग, थोड़ी सी सूजन सी लगेगी। तो ऐसे सब केसेस में आपको ऑफकोर्स एक शेड्स बात समझाया जाता है कि गर्म पानी में ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा डेटॉल डाल के अपने आप को नीचे का जो भाग है वो आपका टब के अंदर रहे, वैसे आपको दिन में 2 या 3 बार करीबन 10 से 15 मिनट के लिए बैठना है, जो आपको एंटीबायोटिक एक तरीके से डिसइंफेक्ट करेगा और हीलिंग में मदद करता है। इसके अलावा रूटीन टाइम में आप आइस मसाज या फिर ठंडे पानी का जो छींटा है वो वहाँ पे दे सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सूदिंग महसूस हो। ऑफ कोर्स डॉक्टर से आप ले सकते हैं एनाल्जेसिक, कोई ऑइंटमेंट है, ट्यूब है तो, या फिर कोई टैबलेट है जो आपको पेन किलर की तरह काम करे जब तक हीलिंग नहीं आती है तब तक। ऑल्सो बैठते वक्त हमेशा गद्दी का इस्तेमाल करिए, एकदम से पालती मार के नीचे मत बैठ जाइए, किसी सॉफ्ट पिलो या गद्दी का इस्तेमाल करके बैठें। और कई बार यूरिन या स्टूल में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत कॉन्स्टिपेशन सा हो रहा है, तो आप डॉक्टर को डेफिनेटली इन्फॉर्म कर सकते हैं। वो आपको लेग्जेटिव्स यानी आपको स्टूल सॉफ्टनर देंगे, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा जोर ना करना पड़े और उसकी वजह से आपको जो नीचे के टाँके हैं वो खींचे नहीं। तो वजाइनल सोरनेस या वजाइना की जगह पेन होना, ये सबसे पहली कंप्लेंट रहती है, जिसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ होती है डिस्चार्ज। ऑफ कोर्स जिसे हम आफ्टर बर्थ्स कहते हैं, यानी
जन्म के बाद जो भी अंदर थोड़ा बहुत दीवार रहती है, मैली का, प्लासेंटा का थोड़ा सा भाग रहता है, खून रहता है, वो 15 दिन तक लोकिया, मेडिकल टर्म में उसे लोकिया कहा जाता है, उसके स्त्राव की तरह वो बाहर निकलता है। पहले कुछ दिन लाल, फिर कुछ दिन पीला और फिर कुछ दिन वाइट होके धीरे धीरे 15 से 20 दिन में बंद हो जाता है। पर अगर आपको ये डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, फाउल स्मेलिंग है, बांस बहुत मार रही है, आपको नीचे के भाग में कंटिन्यूस दर्द या टेंडरनेस रह रहा है, फीवर रह रहा है, दर्द बहुत हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने जाना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन की निशानी हो सकती है। ऑल्सो अगर आपका पैड 1 घंटे में पूरा सोख हो जाता है तो भी डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए, आपको शायद सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज या आपको डिलीवरी के बाद खून गिरना, ज़्यादा खून गिर रहा हो, अंदर कुछ बिगाड़ रह गया हो, तो डॉक्टर को टाइम पे आइडिया आ जाए। तो अगर ऐसी कोई तकलीफ हो रही है तो इमीडिएटली कांटेक्ट कीजिए, अदरवाइज 15 to 20 डेज तक ये मासिक के स्त्राव की तरह निकलता है। तीसरी कंप्लेन होती है आपको पेड़ू के भाग में दर्द होना, कॉन्ट्रैक्शंस आना। कई बार बच्चे के जन्म के बाद भी आपको ऐसा फील होता है कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, गर्भाशय जो है वो आपका संकुचित महसूस कर रहा है और आपको दर्द हो रहा है। ये ज़रूरी है ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट के अंदर। जब बच्चा फीडिंग करता है तो ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट में जो गर्भाशय 9 महीने तक बड़ा हुआ होता है वो एकदम से छोटा होता है, तो ये उसका क्रैम्प्स होता है जो पॉजिटिव साइन है, इसे अच्छा कहा जाता है। और दूसरा, कई बार ये क्रैम्प्स जो होते हैं वो एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए होते हैं, तो इनका कुछ करना नहीं है, आप पेट पे हल्का सा मसाज या हॉट वाटर की बैग रख सकते हैं। अदरवाइज दीज आर टोटली बिनाइन, इनका चिंता करने जैसा नहीं है। इसके बाद जो डिस्कम्फर्ट होती है वो होती है इनकॉन्टिनेंस। अगर डिलीवरी के टाइम आपको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ा हो, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई हो यानी वैक्यूम या फॉरसेप्स का इस्तेमाल करना पड़ा हो, तो कई बार जो ब्लैडर होता है वो उसका जो मसल पावर होता है वो लूज़ हो जाता है। धीरे धीरे ये इनकॉन्टिनेंस यानी आपको ज़रा सी छींक आई और यूरिन लीक हो गया, आपको ज़रा सी खांसी आई, आप ज़रा ज़ोर से हंस दिए तो आपको यूरिन लीक हो गया, ये जो कंप्लेंट्स है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2-3 वीक्स में धीरे धीरे जैसे ही मसल टोन आता है अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। इसके लिए बेस्ट है आपको कीगल्स एक्सरसाइज करना। एक बार आपकी डिलीवरी के 7 दिन हो जाते हैं, आपको वजाइनल सोरनेस, वजाइना का पेन कम हो जाता है, फिर कीगल्स एक्सरसाइज करके एक एक्सरसाइज आती है जो आपको करनी शुरू कर देनी होती है, जिससे आपका पेल्विक फ्लोर का जो स्ट्रेंथ है, जो इतना ज़्यादा खिंचाव हुआ था और एकदम से वापस रिलैक्स हुआ, ये जो स्ट्रेंथ है ये वापस आपकी मेंटेन हो जाएगी। कई बार प्रेगनेंसी की वजह से आपको हरस पेशाब, हेमरॉइड्स या पाइल्स की तकलीफ होती है, तो ये जो तकलीफ है इसके लिए भी आपको कीगल्स एक्सरसाइज है जो बेस्ट काम करती है। और इसके अलावा आप लोकल कोई भी एनाल्जेसिक, जब तक आपका बेबी फीडिंग कर रहा है तब तक आप किसी भी पाइल्स का कोई भी ऑपरेशन ना कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो हेमरॉइड्स है, पाइल्स, अगर वो ब्लीडिंग नहीं कर रहे, सिर्फ दर्द कर रहे हैं, तो कोई भी एनाल्जेसिक, कोई भी क्रीम जो आपको वो दर्द से रिलीव कर सके वो आप अपने डॉक्टर के पास से लिखवा के ले सकते हैं। साथ में लेग्जेटिव्स यानी स्टूल सॉफ्टनर लीजिए ताकि आपको स्टूल के टाइम ज़्यादा जोर ना करना पड़े। इसके बाद जो चेंजेस होता है वो आता है आपके ब्रेस्ट का चेंजेस। ब्रेस्ट में आपको एकदम हैवीनेस, टेंडरनेस महसूस होने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि बेबी के हर एक क्राई के साथ, बेबी की फीडिंग के साथ आपका पूरा बॉडी ये कोशिश में लगा रहता है कि बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा दूध मिले। उसकी वजह से कई बार होता है कि बेबी पूरा ब्रेस्ट एम्प्टी नहीं कर पाता है और ब्रेस्ट में मिल्क इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से आपकी ब्रेस्ट का जो हैवीनेस है, टेंडरनेस है, जो दर्द है वो रहता है। इसके लिए बेस्ट है गर्म पानी का मसाज। आप पूरे ब्रेस्ट के टिश्यूज़ को गर्म पानी का मसाज दीजिए। जितना भी मिल्क कलेक्ट हो रहा है बेबी के फीडिंग के बाद ब्रेस्ट को दबा के एम्प्टी कर दीजिए। इसके अलावा आपको कंप्लेन हो सकती है क्रैक निप्पल्स की, सोर निप्पल्स की, तो उसके लिए भी एक बार अपने गायनेक को दिखा दीजिए, क्योंकि कई बार अगर हम क्रैक निप्पल्स को घर पे ही ट्रीट करते रहते हैं घरेलू इलाज करके, तो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से ब्रेस्ट में एब्सेस भी हो जाती है। अगर मिल्क आपका ज़्यादा इकट्ठा है, ब्रेस्ट एकदम, छाती एकदम कड़क हो गई है, तो एक बार अपने गायनेक डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए ताकि वो ये रूल आउट कर सके कि ये एंगॉर्जमेंट हम सिर्फ गर्म पानी के इलाज से बार बार दूध निकाल के कर सकते हैं या फिर किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर ब्रेस्ट में एक बार एब्सेस हो जाता है तो फिर उसको चीरा लगा के वो पस निकालना पड़ता है। तो अगर आपके ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी या टेंडर हो रहे हैं तो एक बार अपने गायनेक को ज़रूर दिखा दीजिए। इसके बाद होता है आपका हेयर लॉस। प्रेगनेंसी के वक्त हार्मोन्स के इफेक्ट में बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर का ग्रोथ होता है। हेयर लस्चरस, शाइनी होते हैं, स्किन भी शाइनी होती है। जैसे डिलीवरी होते हैं
उसके बाद हार्मोन सडनली डाउन होते हैं और उसके इफ़ेक्ट के अंदर 5 से 6 महीने तक आपको हेयर लॉस होना शुरू रहता है। तो इसको लेके डरने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो मेक श्योर कि आप अपना न्यूट्रिशन मेंटेन करें। हम अक्सर बच्चे की डिलीवरी तक सारे टैबलेट्स टाइम पे रहते हैं, मल्टीविटामिन हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, हम सारी चीज़ें टाइम पे लेते हैं। एक बार बच्चा डिलीवर हुआ तो हमारा ध्यान अपने शरीर पे से हट जाता है और हम सिर्फ बेबी पे फोकस करते हैं। इसकी वजह से आपके बॉडी में से डबल न्यूट्रिशन लॉस होता है। एक तो डिलीवरी के टाइम जितना खून बहा वो निकल गया, उसके बाद बाकी का जो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन है वो डाइवर्ट होता है मिल्क की बाजू, बिकॉज नेचर हमेशा बेबी को ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। तो आपका जो बॉडी का गोडाउन है वो पूरा एम्प्टी होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही ज़रूरी है, आप जितनी सिंसियरिटी से डिलीवरी के पहले सारी मल्टीविटामिन एंड दवाइयाँ ले रहे थे, उससे दुगनी सिंसियरिटी से आप डिलीवरी के बाद तक ले, मिनिमम 3 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी आपको लेनी चाहिए मल्टीविटामिन, आयरन की टैबलेट्स एंड कैल्शियम की टैबलेट्स। इसके बाद की कंप्लेन रहती है आपका वेट लॉस। बॉडी का जो वेट लॉस है, कई बार डिलीवरी होने के बाद भी बहुत सारी मदर्स जो होती है वो कंप्लेन करती है कि हमारा पेट बहुत बड़ा है मैडम, अभी तक कम नहीं हुआ। ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। इमीडिएटली डिलीवरी के बाद आपका 5 to 6 kgs ऑफ वेट लॉस होता है, जिसमें बच्चा, मैली, पानी, गर्भाशय का, खून का, सबका लॉस होने के बाद आपका जो वेट है वो 5 to 6 kg कम होता है। बाकी का जो वेट है वो धीरे धीरे होके 6-7 मंथ्स तक निकल जाएगा। ज़रूरी है कि आपकी अगर डिलीवरी हुई है तो आप अपने आप को थोड़ा हेल्दी रखें, एक्सरसाइज करना शुरू करें और खाने में अब ध्यान दें। ज़्यादा फैटी तली गली चीज़ें ना खा के जितना न्यूट्रिशियस हो सके उतना खाएं, तो आपका जो प्री प्रेगनेंसी वेट है वो आपको विदिन 6 to 7 मंथ्स, 8 मंथ्स की जर्नी में वापस मिल जाता है। आप पहले जैसे दिखना वापस शुरू हो जाते हैं। तो इमीडिएटली डिलीवरी के बाद चाहे ही आपका बॉडी फूला हुआ सा लगे, बट आफ्टर 6 to 7 मंथ्स आपका बॉडी नॉर्मल शेप वापस गेन करना शुरू कर देता है। इसके बाद पेन, बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं हमें बैक पेन रह गया। जैसे मैंने बताया, बैक पेन ज़रूरी नहीं है कि डिलीवरी के वजह से ही आपको हुआ है। बैक पेन होने का कारण ये भी हो सकता है कि बिकॉज आपने जो इतना न्यूट्रिशन में सही से नहीं लिया है, डिलीवरी के बाद जो अपना ध्यान रखना था, आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स लेनी थी वो नहीं लिए, दूध अच्छे से पीना, न्यूट्रिशियस खाना खाना, अगर इन सब चीज़ों को मिस किया तो भी आपको लाइफ टाइम के लिए बैक पेन रह सकता है। तो बैक पेन ज़रूरी नहीं है सिर्फ डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन की वजह से होता है, आपके न्यूट्रिशन के कम होने की वजह से भी हो सकता है। मूड चेंजेस, जिसे हम बेबी ब्लूज़ कहते हैं, ये मिनिमम 1 to 2 वीक्स के लिए रहते हैं। बेबी के जन्म के साथ एंग्जाइटी, रोना, डिप्रेशन, मैं अच्छी माँ बन पाऊँगी कि नहीं, मैं बच्चे का ध्यान कैसे रखूँगी, ये सब नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस आपके बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं आउट ऑफ अ फियर। तो ये जो बेबी ब्लूज़ है 1 to 2 वीक के टाइम में धीरे धीरे अपने आप सेटल हो जाते हैं। बेबी के जन्म के बाद अपने मदरहुड को एंजॉय कीजिए। नो वन इज़ परफेक्ट। परफेक्शन पूरी लाइफ की प्रोसेस की जर्नी को कहा जाता है। आप जितनी अच्छी ढंग से ये जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं और जितना अपने आप पे काम करते हैं उतना आप बेस्ट मदर होते जाते हैं। तो अपने आप पे सेल्फ डाउट मत करिए। हर कोई मदर को जन्म होने के, बच्चे हाथ में आने के बाद यही फियर रहता है, बट एवरी मदर बिकम्स द बेस्ट मदर इवेंचुअली। तो इतना फियर लेने की ज़रूरत नहीं है। मूड चेंजेस हो उसको आप विटनेस करिए, प्रेजेंट हो जाइए उस वक्त कि अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है, शांत होइए। जितना हो सके उतना अपने आप को आध्यात्म, योगा, मेडिटेशन के बाजू डाइवर्ट कीजिए ताकि आपका ब्रेन शांत होगा। एंड विद इन 1 to 2 वीक्स यू विल बी ओके विद दिस। बिकॉज ड्रास्टिकली लाइफ चेंज होती है, बॉडी चेंज होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, तो एक फियर होता है और ये फियर, आउट ऑफ दैट फियर ये बेबी ब्लूज़ आते हैं, बट इट विल सेटल डाउन। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो शायद आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है, जिसके लिए तुरंत ही अपने गायनेक को दिखाइए, क्योंकि ऐसे केसेस में आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। आशा करती हूँ इस वीडियो को लेके आपको पता चला होगा कि डिलीवरी के बाद कौन कौन से चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। इन सब चेंजेस के साथ साथ डॉक्टर जब भी आपको डिलीवरी के बाद दिखाने को कहे, अक्सर हम हमारे अस्पताल में आफ्टर 7 days ऑफ डिलीवरी पेशेंट का एक रूटीन फॉलोअप रखते ही हैं, तो आप उस फॉलोअप को ना मिस करें और इनमें से जो कंप्लेंट्स आपको हो रही सब अपने गायनेक डॉक्टर्स को कहिए ताकि आपको उसका प्रॉपर सोल्यूशन मिल पाए और आप अपने मदरहुड की जर्नी को और ज़्यादा अच्छे से निभा पाएँ। हैप्पी मदरहुड। थैंक यू।